और आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में मासूम बच्चे की दरिंदगी का मामला। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के सदस्य बबीता चौहान पहुंची पीड़ित परिवार के घर, लोगों से ली घटना की पूरी जानकारी। थाना जगदीशपुरा पहुंचकर अधिकारी से मामले में चल रही कार्रवाई की भी जानकारी ली। बच्चों से दुष्कर्म की घटनाएं अति संवेदनशील, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। 15 दिन में होगी बड़ी कार्रवाई। इस बार कार्रवाई बनेगी नजीर। युवा के मानसिक बीमार होने की बात से असहमत दिखाई दी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। परिवार समझौते के प्रयास में था। हमने काउंसलिंग के बाद परिवार को कार्रवाई के लिए मनाया, बबीता चौहान ने कहा। वही घटना किसी भी हाल में हुई हो, आरोपी पर कार्रवाई जरूरी। समाज को भी होना होगा जागरूक। ऐसी घटनाओं में कार्रवाई से न हटे पीछे। प्रकरण है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। बिचपुरी की बच्ची थी और थाने में हम इसलिए पहुंचे क्योंकि मैं फोर्स के वहां गए थे। सब अधिकारी, सारे विभाग हमारे साथ वहां गए बच्ची के जहां घटना स्थल पर, कि जहां मंदिर में उसके साथ ये घटना घटी गई, वहीं बराबर में उसका घर था। फिर अभी हमने उसको मेडिकल करके यहाँ बुलाया है और जो भी बेस्ट कार्रवाई हो सकती है, जो व्यक्ति है वो पकड़ा गया है, कल उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ थाने पर विक्षिप्त रूप से, मानसिक रूप से बताया जा रहा है, तो ये क्या कुछ ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, ये जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, ऐसे मासूमों के साथ, कि 2 साल 4 साल 6 साल, ये बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं। और इसमें मुझे लगता है जो थोड़ा सा भी किसी के अंदर दिमाग होगा तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लेकिन जब विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं तो उनका कोई कॉज नहीं होता, उनके पास कोई रीजन नहीं होता। तो क्योंकि इतना भी विक्षिप्त नहीं था वो कि कुछ रोटी नहीं खाता है या कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो था ही। अभी हमारी बात हुई है, उसको पकड़ लिया गया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसको इतनी सख्त कार्रवाई उसको होने जा रही है। फास्ट ट्रैक पे ये केस चलेगा और 15 दिन में रिजल्ट आपके सामने आएगा। और उसमें ये उदाहरण सेट होगा यहाँ आगरा में कि वो केस एक हुआ था और उसमें इतनी जल्दी उसको सजा मिली, जिससे करने वाला भी 10 बार सोचेगा कि क्या मुझे, या सोचने पे भी वो थर्राएगा कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना कुछ। महिला आयोग की अध्यक्ष है, लगातार देखा जा रहा है कि बच्चों के साथ, महिला इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या? नहीं, लगातार तो नहीं कहूंगी, पर ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं हो तो रहे हैं। इसी के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। मतलब हम पुलिस में तब आए कि क्राइम हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा अपना सोचना ये है कि वो क्राइम ही ना हो कि पुलिस तक पहुंचे, तो हम उस तरह के प्रयास क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता का भी थोड़ा सा ढील रहती है, क्योंकि वो नहीं देखते कि जब हम पड़ोस का, क्योंकि वो व्यक्ति भी सिर्फ 2 घर अलग रहता है, तो उनको पता होगा निश्चित रूप से कि भाई यहाँ हमारे पड़ोस में कैसा भी व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई अपराध करता है। दूसरी क्या है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, दोपहर का टाइम है, अकेले में वो मंदिर में जा रहा है या कहाँ खेल रहा है। तो मुझे लगता है इतने छोटे बच्चों का माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारी बात हुई। हालांकि ऑलरेडी सबके चल रहे हैं, पुलिस विभाग से भी चल रहे हैं, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी जागरूकता अभियान चलते रहते हैं, जगह जगह अवेयरनेस के। हमारे अगर महिला आयोग की बात करें तो हम भी काउंसलिंग के और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो अभी बात हुई है कि कहीं हम ऐसा करते हैं कि कहीं क्योंकि वो बिचपुरी जहाँ मैं गई थी तो थोड़ा अंदर है, इंटीरियर में है, कि ऐसी जगहों पे भी जाके मोहल्लों में कुछ चौपाल टाइप के लगाएं, कोई ना कोई पुलिस विभाग से कोई व्यक्ति जाए और वहाँ ये जागरूकता अभियान चलाए। थैंक यू। खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र पुत्र मोहन सिंह निवासी गोला लोकमनी थाना डौकी ने एसपी फतेहाबाद को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि अपनी पत्नी गीता की तबीयत खराब होने पर वे फतेहाबाद के एचएस हॉस्पिटल फिरोजाबाद रोड पे लेकर गया। तभी डॉक्टर सर्वेश, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर निर्मल ने चेकअप करने के बाद बताया कि मरीज का रसौली का ऑपरेशन होना है। पीड़ित ने 14 मई को अपनी पत्नी को एचएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 19 मई को डॉक्टर ने अस्पताल को पैसा लेकर मरीज की हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी। तभी पीड़ित पत्नी को अपने घर ले गया और रात्रि में पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तभी फिर हालात अब हमारे वश में नहीं है। अपने मरीज को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर लेकर जाओ, जहां पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी डॉक्टर ने बताया कि मरीज के ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नली काटने के कारण तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। गलत ऑपरेशन किया गया है, इस कारण मरीजों के शरीर में सेप्टिक फैल गई है और वही पीड़ित के द्वारा डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पीड़ित के द्वारा एसपी फतेहाबाद को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। नितेश कुमार, संचालक एचएफ हॉस्पिटल से बात करने पर बताया कि मैरिज का इलाज हमारे यहाँ रसौली का ऑपरेशन कराया गया था तथा उन्हें फतरे की शिकायत थी, जिसके लिए पूर्व में भी बताया गया था कि इसका ऑपरेशन होना आवश्यक। हमारे स्तर पर कोई भी त्रुटि नहीं हुई। जो आरोप लगाया गया वो गलत है।
इनका अपना ये था, जहाँ ही भर्ती वहाँ से ही मेरे पास कॉल आया कि सर ये इतने दिन से लेटे हुए, मैं इनको पहले दिन सही कर देता, मतलब कि उन्होंने 1500 रुपये वहाँ जमा किए, तो ले आते हैं पैर पकड़ लेते हैं। जी, मेरा नाम देवेंद्र है और मेरी भाभी जी को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। क्या नाम है भाभी जी का? भाभी जी का नाम गीता है और उनका यहाँ रसोली का ऑपरेशन हुआ था। तो यहाँ ये ऑपरेशन गलत कर दिया गया है और ये डॉक्टर हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा किया, हमने इनको दिया है। बाद में यहाँ से छुट्टी करा दी गई तो मरीज घर पे जाके परेशान हो गया। फिर हमें यहाँ लाए तो इन्होंने बोला यहाँ अब कोई इलाज नहीं है, इनको जयपुर ले जाओ। फिर हम लोग उनको फिर भी घर ले गए। घर लेके वो फिर परेशान हो गई तो हम आगरा हॉस्पिटल में ले गए। आगरा वहाँ डॉक्टरों ने जांच की, सीटी स्कैन क्या होता है वो किया। उसके बाद पता चला कि पेशाब वाली नस कटी हुई है। उससे मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द, पीड़ा और टॉयलेट नहीं उतर रहा है, तो उससे बहुत परेशानी हो। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो गोली चलाने की कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो करना है वो कर लो, पुलिस में जाओ, थाने में जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम तैयार हैं। पर पंजाब के जिला फिरोजपुर हल्का जीरा से है, जहां पंजाब शिक्षक क्रांति के तहत विधायक नरेश कटारिया ने गांव बंडाला के प्राइमरी स्कूल में बनाए गए कमरे का उद्घाटन किया। स्कूल के स्टाफ की तरफ से विधायक के गले में हाथ डालकर और रिबन कटवाकर उनका स्वागत किया गया। पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के म्यार को ऊंचा उठाने के लिए उठाए गए विशेष प्रयासों के तहत और इसी के साथ साथ पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के म्यार को ऊंचा उठाने के लिए उठाए गए विशेष प्रयासों के तहत अध्यापकों की भर्ती करने, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसी कड़ी के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूल बंडाला 9 बम्ब में 7.51 लाख रुपए की लागत से नए क्लासरूम का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य मुकम्मल होने के बाद विधायक नरेश कटारिया द्वारा इस कमरे का औपचारिक उद्घाटन कर विद्यार्थियों को समर्पित किया गया। संबंध में ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह, स्कूल के हेड टीचर हरजीत कौर और सेंटर हेड टीचर ओमकार सिंह की देखरेख में एक साधारण और प्रभावशाली समारोह आयोजित किया गया। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਐਸਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਨਾਲ। ਅੱਜ ਬੰਡਾਲਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਡਾਲਾ 9 ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਛਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀ ਆ ਪਾਣੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੀਐਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੋਂ ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਡਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ पूरी करानी है। साहिबगंज में सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डीसी ऑफिस के पास एक दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व जेएमएम जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने की, जिसमें राजमहल विधायक एमटी राजा और बोरगो विधायक धनंजय सोरेन के साथ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी, बुद्धिजीवी, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। झामुमो नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक आदिवासियों को अलग धर्म के तौर पर सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दी जाती, तब तक जातिगत जनगणना अधूरी और भ्रामक होगी। सरना एक प्रकृति पूज्य परंपरा है जिसमें जल, जंगल और जमीन की आराधना की जाती है और इसे न तो किसी धर्म ग्रंथ से जोड़ा जा सकता है और न ही किसी पंथ या भगवान से। यह आदिवासी जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जेएमएम कार्यकर्ता ने कहा कि 2025 की जनगणना से पहले सरना धर्म कोड मान्यता मिले और जब तक कोड लागू नहीं होता जातिगत जनगणना स्थगित रहे। आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपरा की सुरक्षा के लिए ठोस पहल हो। पार्टी ने चेताया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो झारखंड ही नहीं देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? जेएमएम के द्वारा जो ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है साहिबगंज समरनालय के सामने, उसके बारे में आज जिला मुख्यालय के सामने पूरा प्रदेश में ये एक दिवसीय सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जाति या फिर धर्म परिवर्तन कर सकता है और मुझे लगता है अभी इन सब का हनन हो रहा है। तो इसीलिए आज कहाँ पर है ये जो धर्म कोड का मामला जो है लंबित कहाँ पर? केंद्र सरकार के पास लंबित है क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और इसको वहाँ केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ फिर रोक लगा दिया गया है। सरना धर्म के लिए आज धरना प्रदर्शन क्यों है? इस सरना धर्म कोड को लेकर है। अभी हर एक जिला में, हर एक झारखंड के हर एक जिला में एक दिन का धरना प्रदर्शन है। हमको लगता है
1945 से अभी तक में हम लोग को दरकिनार किया गया था। कोई कोड ही नहीं तो हम लोग, आखिर हम लोग भी तो आदमी है ना यार। धर्म अपने जगह पर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्म को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जाति को कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए हम लोग को आदिवासी हित के लिए, आदिवासी के नाते हम लोग का कोड होना चाहिए। आज पार्टी का पूरे राज्य स्तरीय प्रोग्राम में सेंट्रल कमेटी के निर्देशानुसार साहिबगंज जिला में भी माइक से और आज बोलिए साहिबगंज जिला साहिबगंज जिला में भी आज ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हम लोग पार्टी ये चाह रही है और हम लोग भी ये निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी कीमत में उस दिन को याद कर रहे हैं जब हम लोग अलग झारखंड के लेकर पंचायत से लेकर जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन करते थे। आज फिर पार्टी का रूपरेखा तैयार हो गया है कि हम लोग आज जिला में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जाति जनगणना लागू किया जाए। बस सरना धर्म कोड के लिए हम लोग में एक दिवसीय धरना लागू माने धरना कोड लागू हो, इसके लिए धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। जगदीशपुरा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 18 मई 2025 को बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। टीमों द्वारा आज दिनांक 27 मई 2025 को आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 18/5/2025 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं थाना जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से थानाध्यक्ष डॉकी योगेश कुमार रासिंघल के रॉक में आए नजर। 8 दिन में 2 बार बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। थाना डॉकी क्षेत्र में खाकी का इकबाल बुलंद, गुंडे मवाली बदमाशों में भय व्याप्त। आगरा में पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश से डॉकी पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश सूरज के पैर में लगी गोली, कब्जे से तमंचा 2 कारतूस हुए बरामद। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश पर 12 मुकदमे। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना डॉकी पुलिस सर्विलांस की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। सर, जो अभी मुठभेड़ हुई है, ये सर क्या प्रकरण है? करीब 1 महीने पहले डॉकी क्षेत्र में 2 दुकानों के शटर टूटे थे। इसी विवेचना के क्रम में अभियुक्त सूरज को कुंडौल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि जो चोरी का सामान है वो नदौता बाईपास के पास मैंने छुपाया हुआ है। इसी की बरामदगी के लिए हमारी एसओ डॉकी की पुलिस प्लस सर्विलांस टीम बरामदगी के लिए आई। जैसे ही सामान बरामद हो रहा था, अभियुक्त के द्वारा छुपाया हुआ तमंचा से फायर किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभियुक्त पर फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभियुक्त पर करीब 16 मुकदमे हैं। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से है, जहां वर्षों से सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर दिन इन जर्जर सड़कों से गुजरना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सिडकुल फेज 2 के डेंसो के चौक से जुड़ा इलाका इन दिनों खास चर्चा में है। यहां की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। सबसे ज्यादा परेशानी एसकेएफ कंपनी के कर्मचारियों को हो रही है, जो कि रोजाना इन्हीं रास्तों से होकर आते हैं और कर्मचारियों ने इस बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आए दिन हादसे होते हैं और ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। यह न सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि औद्योगिक कामकाज पर भी असर डाल रहा है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने कई बार इस विषय में आवाज उठाई है। क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि सिडकुल फेज 2 की ये तस्वीर कब बदलेगी और प्रशासन कब नींद से जगेगा। एसबी न्यूज 24/7 तक के लिए हरिद्वार से संवाददाता सचिन कुमार दुबे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली उप जिला अधिकारी नीलम तिवारी ने हाईवे अधिकारी और नगर पंचायत अधिकारियों के साथ नाले की समस्याओं का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तो वहीं एनएचएआई इंजीनियर आकाश रावत और ईओ किरावली मोहम्मद रजाक और पानी निकासी के लिए नाले को जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराने का आदेश दिया। मौजूद रहे आरके इंदौलिया, गोवर्धन पहलवान, पप्पू सेठ, रजत बंसल। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। की जो समस्या आ रही है किरावली टाउन एरिया के अंदर, तो आज आपने मौके पे आके निरीक्षण किया है, तो इसमें क्या समाधान निकला है? देखिए, इसमें समाधान निकला कि हमारे साथ नगर पंचायत की भी टीम है और एनएचआई की टीम भी आई हुई है। तो ज्वाइंट रूप से हम लोगों ने इसको विजिट किया है और प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी हुई है उसके बगल से एक नीचे चैम्बर बनवाया जाए और चैम्बर के माध्यम से जो वार्ड नंबर कहाँ से पानी आ रहा है, वार्ड नंबर 5 में पानी जो 5, 12, 9 में पानी जो भर जाता है उसका सोल्यूशन एक साथ हो जाए, तो वो तो क्लियर होगा। उसके लिए नगर पंचायत और एनएचआई ज्वाइंट रूप से काम को करवाएंगे और संभवतः ये अपने प्रस्ताव के माध्यम से उसको पारित करवाएंगे और फिर एनएचआई नेक्स्ट डे से काम करेगा। दूसरा, एक शिकायत था कि यह नाला पूरा खुला हुआ है, इसके लिए भी एनएचआई से बोल दिया गया ये भी जल्द से जल्द यहाँ मरम्मत का पूरा काम शुरू करेगा, ठीक है, और विदिन 1 सप्ताह के भीतर वो काम शुरू भी हो जाएगा ये। और थर्ड, ये बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर एक जो एनएचआई के जो रोड है वहां से इस पुलिया को कनेक्ट कर दिया जाए ताकि नगर पंचायत का पानी आ जाए। लेकिन उसमें क्या इशू है कि भाई जो एनएचआई है वो बारिश के पानी के लिए उस चैम्बर को बना रखा हुआ है, ठीक है। तो नगर पंचायत अपना नाला बना रहा है और आगे कुछ लोग का ऑब्जेक्शन है, उन लोगों से बातचीत होगी और कुछ लोग न्यायालय में गए जैसा अभी सुना जा रहा है, उनसे बातचीत होगी। अगर प्रयास होगा कि अगर सोल्यूशन हो जाता है तो इस नाले को भी हम लोग पूरा कंटिन्यू आगे तक ले जाए। ये नाले की जो समस्या है मैम, काफी दिनों से कई बार आ चुकी है। हाँ, मैं चूंकि अभी 10 दिन पहले ही तहसील में आई हूँ तो काफी लोग इस समस्या को लेकर आए हुए। तो बरसात होते पूरा वार्ड भर जाता है, इवन हमारा वार्ड नंबर 14 में तहसील है वो भी पूरा भर जाता है। इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए नगर पंचायत एनएचआई की टीम आई है ताकि जगह जगह जहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम को सुटेबल किया जाए, जहाँ रिबोरिंग हो वहाँ रिबोर किया। जैसे तहसील में अंदर है वहाँ हमने दिखवाया नगर पंचायत के माध्यम से, वहाँ पानी बढ़ता है पूरा इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ रिबोर का प्रयास हम लोग कि रिबोर हो जाए, ठीक है, ताकि परमानेंट उसका सोल्यूशन। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मथुरा शहर के स्टेट बैंक चौराहा स्थित ब्रजवासी रॉयल होटल के सभागार में एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद जी महाराज, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह जी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद राजकुमार जी एवं वरिष्ठ पत्रकार, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी इस भव्य समारोह में भाग लेंगे। एनयूजेआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत और उपमन्यु एडवोकेट एवं महामंत्री पवन नवरत्न ने पत्रकारों को जानकारी देते बताया कि एनयूजेआई एवं ब्रज प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री उपमन्यु ने ब्रज क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया, यूट्यूब से जुड़े सभी समाज चिंतकों, पत्रकारों से समय से कार्यक्रम में भाग लेकर अपना स्थान सुरक्षित करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि समाज हित में अच्छा कार्य करने वाले प्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी और पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। मई को पत्रकारिता दिवस प्रोग्राम है, कैसे तैयारी चल रही है, क्या है? एनयूजेआई इंडिया और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और ब्रज प्रेस क्लब द्वारा ये हमारा परंपरागत तरीके से 30 मई को पत्रकारिता दिवस समारोह इस बार भव्य और दिव्य बनेगा। ब्रजवासी रॉयल में ये कार्यक्रम जो है 11 बजे से 2 बजे के बीच संपन्न होगा और इसमें भाग लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद श्री अरूण सिंह जी, शंकराचार्य राजेश्वरानंद जी महाराज जी, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद श्री राजकुमार चार जी, और हमारे प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, और हमारे एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार गोली स्वामी जी के भी आने की सूचना है और तैयारी लगभग सभी पूर्ण कर ली गई है। इसमें हम ब्रज क्षेत्र के ही नहीं, दूर दराज के भागवताचार्य हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं जो अच्छे कार्य किए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा।
और ब्रज क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के से जुड़े जो समाज के हित में काम करते हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनका प्रभाव अच्छा है, उन सभी से अनुरोध है कि 11 से पहले ब्रजवासी रॉयल होटल स्टेट बैंक चौराहे स्थित है, इसके सभागार में अपनी सीट सुरक्षित करा लें और वहाँ आ जाएं। मैं सभी से आह्वान करता हूँ, ये आपका अपना कार्यक्रम है और इसको भव्य दिव्य बनाने में अपनी उपस्थिति दर्ज है। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे 9 बायोडीजल पंप पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की 9 अलग अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी करके सभी बायोडीजल पंपों को सीज कर दिया है। साथ ही सभी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से पेट्रोल पंप स्वामियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस मामले में अभी और कार्रवाई हो सकती है और पंप मालिकों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। दरअसल जिला प्रशासन को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि जिले में अवैध रूप से बायोडीजल पंप चलाए जा रहे, जिसके बाद जिला प्रशासन इसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी और आज जिला प्रशासन की 9 अलग अलग टीमों ने अलग अलग मजिस्ट्रेट के साथ छापेमारी की। छापेमारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई है। जिला प्रशासन में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे 9 बायोडीजल पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया है। कार्रवाई से पहले ही पंप स्वामी फरार हो गए। सीसीटीवी की डीवीआर कब्जे में ले ली गई है, साथ ही टैंक को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन इस बात की जांच के लिए अलग अलग टीम में गठित कर रहा है और कि आखिर इन अवैध रूप से बायोडीजल पंप पर तेल की सप्लाई कहां से हो रही है, पिछले कई सालों से किस तरह से अवैध बायोडीजल पंप चला रहे थे और किन किन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी, इस बात की भी जांच की जा रही है। आशंका है कि इस कार्रवाई के बाद जिम्मेदार अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन की कार्रवाई से पेट्रोल पंप मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई की गई है, जो बायोडीजल ये पंप बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं, एफआईआर भी हुई है, किस तरीके से टीम गठित करके और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की? ये बहुत दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बायोडीजल के नाम पे लोग डीजल और पेट्रोल की अवैध बिक्री कर रहे हैं। उस पर 9 जगहों पे हम लोगों को पता चला था गोपनीय रूप से। उन सभी 9 जगहों पे आज एसडीएम और तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिस टीम में सप्लाई विभाग के लोग भी शामिल थे, क्योंकि इसमें सैंपलिंग की, सीलिंग की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होनी थी। तो अर्ली इन द मॉर्निंग इसमें कार्रवाई की गई और 9 जगहों पे इनके टैंक को, इनके ऑफिसेज को सील कर दिया गया है। वहाँ जो रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं उनको भी सील करके अपने कब्जे में ले लिया गया है और इन सभी 9 चलाने वाले लोग हैं, इन सबके विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या कुछ और भी ऐसी जगह, ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां और कार्रवाई संभव है? नहीं, हमें 9 जगहों का पता चला है, लेकिन ये संभव है कि ये कार्रवाई होने के बाद कुछ और चीज़ें पता चलें। अगर पता चलेंगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। विभागीय से और पंप हैं, बहुत से पंप हैं जहाँ पे टैंकर्स आते हैं, पता लगा एक उतरा है, बाकी उतरे हैं तो वही उसको नहीं। देखिए, जो नॉर्मल पंप हैं उन पंप पे तो डीजल पेट्रोल की बिक्री हो ही सकती है, लेकिन अगर वहाँ से कोई डाइवर्जन हो रहा होगा तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जिनके संरक्षण में अभी तक ये काम चल रहा था उनके खिलाफ क्या कुछ? ये सारी चीज़ें जो है अभी जो इंक्वायरी आगे होगी, चूँकि ये प्राइमा फेसाई मैंने बताया कि इतने जगहों पर छापेमारी करके और सीलिंग की कार्रवाई की गई है, तो आगे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कितने इस प्रकार के पेट्रोल पंप जो है स्वीकृत थे और उनमें से कितने बंद हो गए, कितने चल रहे हैं? देखिए, कोई स्वीकृत नहीं था बायोडीजल के नाम पे, 9 थे ये, इन 9 पे कार्रवाई करके सील कर दिया गया है। ओके, थैंक यू। जम्मू कश्मीर